मित्रों सुप्रभात। द गणेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज संस्कृत माहेश्वर सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार को हम आज सीखते हैं। पिछली कक्षा में हम केवल माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ाए थे, तो आइए इस क्लास में हम लोग माहेश्वर सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। तो आइए पहले माहेश्वर सूत्र को लिख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र आपका था आई पूर्ण री ऋग एवं आई औच। इसके बाद फिर लिखेंगे हैवरट। क्या लिखेंगे मित्रों? हैवरट। यहां से लिखते हैं हैवरट। लण यमंगणनम झाभाई घाढ़ धस जब गाढ़ दस खाफ छठथ चटताव कपाय सर और हल। इस तरह से आपके ये 14 माहेश्वर सूत्र है। आइए भी इसी के माध्यम से हम लोग प्रत्याहार को बनाना सीखें। प्रत्याहार ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए प्रत्याहार का मूल रूप क्या है, तो प्रत्याहार का मूल रूप देखिए क्या है। प्राति प्लस आंग। आंग एक उपसर्ग है जिसका आरूप प्रदर्शित होता है। ह्री एक धातु है और घई एक प्रत्यय है। कहने का मकसद ये है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार का मूल रूप क्या है, तो प्रत्याहार का मित्रों मूल रूप है प्रति एक उपसर्ग है, अर्थात प्रति आंग। ये दोनों क्या हैं? उपसर्ग है। पूछ लिया जाए प्रत्याहार में कौन सी धातु है मित्रों, तो आप कहोगे ह्री धातु है। कौन धातु है? ह्री धातु। पूछा जाए इसमें कौन प्रत्यय है, तो आप कहोगे घय प्रत्यय। तो देखिए, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार जो हम आप बनाते इसका मूल रूप क्या क्या है, तो प्रति आंग। आंग का केवल क्या जुड़ता? आ। इस तरह से ह्री और घय ये हैं प्रत्याहार के मूल रूप। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछ ले प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। कहीं कहीं से संक्षिप्तीकरण भी लिख दिया जाता है। संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है वर्णों को संक्षिप्त करना। किसको संक्षिप्त करना? वर्णों को संक्षिप्त करना। तो आइए मित्रों देखते हैं प्रत्याहार बनाने के कुछ नियम। प्रत्याहार में जैसे लिखा गया संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण, इसमें संक्षिप्त किया क्या जाता है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी सूत्र का एक आरंभिक या मध्य वर्ण लिया जाता है और अंतिम जो वर्ण होता है वो इत संज्ञक वर्ण ही होता है।
जब इसी वर्ण को लिखते हैं तो ऐसे विधि को संक्षेपीकरण या प्रत्याहार कहते हैं। कहने का मकसद ये है, अगर परिभाषा लिखा जाए तो प्रत्याहार की जो परिभाषा होगी वो इस तरह से परिभाषा लिखी जा सकती है। संस्कृत माहेश्वर सूत्रों के वर्णों को संक्षिप्त करने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। मित्रों, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, सीधा सीधा संस्कृत माहेश्वर सूत्र के वर्णों को संक्षिप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। आप चाहे ऐसा जानिए, चाहे ऐसे भी हो सकता है किसी सूत्र का आरंभिक वर्ण और इत संज्ञक वर्ण को लिखने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अपेक्षा करता हूँ प्रत्याहार में मूल रूप को समझ गए होंगे और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये समझ गए होंगे और इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आइए प्रत्याहार को बनाया जाए, प्रत्याहार को बनाया जाए और सीखा जाए प्रत्याहार किस तरह से क्वेश्चन करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए भी इसकी थोड़ी चर्चा की जाए कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है और एग्जाम में प्रत्याहार से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। जानकारी इस तरह से आप सबको होनी चाहिए। तो आइए मित्रों देखते हैं इस प्रत्याहार वाले शब्द को कैसे क्वेश्चन किया जाए। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए पहला अक्षर लिखा गया और अंतिम इत संज्ञक वर्ण लिखा गया, अण हो गया। अब यह अण एक हो गया प्रत्याहार। क्या हो गया? प्रत्याहार हो गया। आपसे पूछा जाए अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आएंगे, तो लिखा कैसे जाना चाहिए? जो हलंत वर्ण है इसको नहीं लिखना है। आ से शुरू करेंगे, रा तक जाएंगे, लेकिन रा को लिखा नहीं जाएगा। रा के पूर्व वाले यानी जो इत संज्ञक वर्ण है इसके पूर्व वाले वर्ण तक ही लिखा जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य अण में आ से शुरू करेंगे, आ, फिर क्या? ई, फिर ओ, अर्थात आ ई ऊ। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अण। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जरा बताइए अण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे। तो आपको अगर सूत्र याद है तो आ ई ऊ कहेंगे, जिसमें आ ई ऊ केवल 3 वर्ण ले लिए जाते हैं। किसके अंतर्गत? अण के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रत्याहार मान लीजिए लिया गया, आ उठाया गया या ई उठाया गया, उसके बाद का लिखा गया। एक प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार? एक प्रत्याहार। अब ध्यान दीजिए, आप जब पढ़ते होंगे यण संधि में इको यणच सूत्र, तो इको यणच सूत्र में एक का मतलब यहीं से निकल जाता है। तो एक का तात्पर्य कहाँ से लिया जाए? जहाँ से एक जहाँ मिल जाए वहीं शुरू कर दीजिए। उसके बाद कहाँ तक जाएंगे? का तक। लेकिन जहाँ जहाँ इत संज्ञक वर्ण मिलेंगे उसको लिखा नहीं जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ड़ा और का को छोड़ देंगे लेकिन का के पहले तक जाएंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे ई से। जब हरस ई से शुरू कर देंगे लिखा जाएगा ई ऊ री लिरी। ये भी क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर में आ चुका है यूपी टेट के, कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, कौन कौन मित्रों वर्ण आते हैं। एक में ई ऊ री और ली। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए इको यणच सूत्र में एक का क्या मतलब होगा, एक का मतलब होता है ई ऊ री लिरी। यही आपके एक के अर्थ होते हैं और एक एक क्या हो गया? प्रत्याहार हो गया। और भी सूत्र हम आप देखते हैं और भी तथ्य से लिए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए उक प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अब की ऊ से शुरू करेंगे, का तक जाएंगे, लेकिन इत संज्ञक वर्ण को नहीं लिखा जाएगा। तो ऊ लिखा जाएगा, ऊ री और लिरी। ये आपके 3 पॉइंट हो गए, 3 वर्ण हो गए किसके? उक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले
वर्ण से। और भी पॉइंट किए जा सकते हैं, आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो एंग, जो महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है उसको हम अवश्य लिखा दे रहे हैं। अब एंग प्रत्याहार देखिएगा, ए और ओ बाद में ङा है, यहाँ ए से शुरू करना है, ङा तक जाना, लेकिन इत संज्ञक वर्ण को लिखना नहीं है। तो हम आप लिखेंगे एंग के अंतर्गत ए और ओ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा? लिख दिया जाएगा वह कौन सा प्रत्याहार है जिसे गुण संज्ञक प्रत्याहार कहते हैं। तो गुण संज्ञक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कौन प्रत्याहार होगा? एंग प्रत्याहार होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह गुण संज्ञक प्रत्याहार है। गुण संज्ञक का मतलब यह होता है जिसमें वास्तव में ए और ओ के चर्चाएं मिल सकते हैं। जैसे आ और ई मिलके ए और आ और ओ मिलके ओ बनता है। तो यहाँ पर गुण संज्ञक जो प्रत्याहार की श्रेणी में आता है वो कौन आएगा? ए और ओ जरूर आएंगे। ये आपके गुण संज्ञक प्रत्याहार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि गुण संधि में आ और ई मिलके ए बनता है, आ और ओ मिलके ओ बनता है, अर्थात ये दोनों गुण संज्ञक प्रत्याहार की श्रेणी में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। अगला है मित्रों ऐच प्रत्याहार। अब ध्यान दीजिएगा, ऐच, यहाँ अय लिखा है, यहाँ भी देखिए अय है। अब अय तो लिखेंगे, साथ साथ देखिए औ भी है, औ लिखा जाएगा। मैंने कहा है चा तक जाएंगे, लेकिन इस संज्ञक वर्ण होने से ये लिखा नहीं जाएगा। इस तरह से अय और औ इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा जा सकता है? लिखा जाएगा यह वृद्धि संज्ञक प्रत्याहार है। वृद्धि संज्ञक प्रत्याहार का मतलब होता है कि जो वृद्ध संध की पहचान करा दे, अर्थात वृद्ध संध के वर्णों की पहचान करा दे, उसे हम कहेंगे वृद्ध संज्ञक प्रत्याहार। तो वृद्ध संज्ञक प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे? अय और केवल औ करके आएंगे दो वर्ण। लेकिन गुण संज्ञक प्रत्याहार में कौन? एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार का मतलब हुआ ए और ओ, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या हुआ? अय और औ। अपेक्षा करता हूं कि इस तरह से आण, एक, ओक, एंग और अच, इससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसे भी पहचान जाएंगे। अगर कोई पूछे गुण संज्ञक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन होंगे, तो कौन कौन? ए प्रत्याहार होगा। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन? ए और ओ। पूछा जाए वृद्ध संज्ञक प्रत्याहार कौन होगा, तो वृद्ध संज्ञक प्रत्याहार कौन होगा मित्रों? एच प्रत्याहार होगा, जिसमें क्या क्या आएंगे? अय और औ आएंगे। आइए और भी कुछ चर्चा पर चर्चा की जाए इन सबसे संबंधित, जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए, पिछली कक्षा में हम पढ़ा चुके हैं, जैसे अगर संस्कृत में सभी स्वरों का वर्णन किया जाए तो वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा? तो अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार को हम पिछली कक्षा में लिखा चुके हैं। फिलहाल एक बार पुनः देख लीजिए, क्योंकि सभी स्वरों की बात है। आ से यहाँ लिखा जाए और बाद में सबसे स्वर में चा आएगा चौथे नंबर पर, ये अच प्रत्याहार हो गया। अब अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे जितने 9 स्वर होते हैं। तो आ, ई, ऊ, यहाँ से री, लिरी, यहाँ से ए, ओ, यहाँ से आय और औ। तो कहने का मकसद ये है, अगर कभी क्वेश्चन किया जाए कि एच अच प्रत्याहार के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं, सभी स्वर वर्ण, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। तो मित्रों, वह कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं? तो कौन सा प्रत्याहार होगा? वो अच प्रत्याहार होगा। इस तरह से मित्रों इस पॉइंट को हम आप समझ सकते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और भी तथ्य को लेकर के।
ध्यान दीजिए, अच को थोड़ा मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, जो भी क्वेश्चन बनते हैं प्रत्याहार से और भी देखते हैं। अगर लिखा जाए चय प्रत्याहार, कौन प्रत्याहार? चय। चय में देखिए, जहां चा मिले आपको व्यंजन वर्ण, वहीं से आप शुरू कर दीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे चा यहाँ भी मिला है, लेकिन मुझे इत संज्ञक वर्ण नहीं चाहिए। आरंभ का जो वर्ण होगा इत संज्ञक वर्ण को छोड़ करके होगा। तो देखिए, यहीं पर केवल इत संज्ञक वर्ण में चा आया है, लेकिन अगर कहीं मध्य में चा आया है तो हम वहाँ शुरू करेंगे। तो देखेंगे आयगुण रिले के होंगे यौच है वरट लण यमंगनम झभई घर दस जब गढ़ दस खफ छठत चटत। तो देखते होंगे आपका चा यहाँ से निकल के आ गया। तो ध्यान दीजिए, वहीं से चा लिखना शुरू करेंगे, या तक जाएंगे, लेकिन या लिखा नहीं जाएगा क्योंकि संज्ञक वर्ण है, यानी किसी सूत्र का अंतिम वर्ण है। तो हम लोग लिखेंगे चा, जितने व्यंजन लिखेंगे उसमें हलंत जरूर लगा देंगे। उसके बाद चा टा ता, उसके बाद देखिए वहाँ नहीं लिखा जाएगा, फिर का और पा लिखा जाएगा, का पा। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला हो चाहे संस्कृत वर्णमाला हो, 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? 5 वर्ग होते हैं। जैसे चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, यानी जिसको हम आप शॉर्टकट में कोचू टुतुपू भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का देख रहे होंगे, ये चौथा अक्षर है, पहला अक्षर। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, लिखा जाएगा वह कौन सा प्रत्याहार है जिसमें वर्ग का पहला या प्रथम अक्षर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो चय प्रत्याहार हुआ। कहने का तात्पर्य यह है, लिखा जाएगा चय प्रत्याहार के अंतर्गत, चय प्रत्याहार के अंतर्गत किसी भी वर्ग का प्रथम या पहला वर्ण आता है। तो किसी भी वर्ग का पहला या प्रथम वर्ण आता है, वो कौन सा प्रत्याहार होगा? वो आपका चय प्रत्याहार होगा। ना याद हो, सुबह सुबह भैया उठो चाय पियो, और चाय पीते हैं तो पहली बार पीते हैं सुबह सुबह, तो पहली बार पीने से चौथा वर्ण आया, पहला वर्ण आया। फिर ध्यान दीजिएगा, चय के बाद फिर लिखेंगे खय। कौन प्रत्याहार? खय प्रत्याहार। अब ध्यान दीजिएगा, खय को कहाँ शुरू करेंगे? जहाँ खा आपको दिखे किसी सूत्र में खा से लिखना शुरू कर देंगे। तो 11वें नंबर में खा है, तो खा वाले वर्ण को जब लिखेंगे तो खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, उसके बाद का, पा। अब ध्यान देंगे, का पा के बाद में या है, या एक इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए इत संज्ञक वर्ण लिखा नहीं जाएगा, केवल हम पा तक ही जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये किसी वर्ग के दूसरे वर्ण हैं, और यहाँ से यहाँ तक किसी वर्ग के चौथे वर्ण हैं, पहले वर्ण हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए, वह कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत किसी वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण आता है? तो द्वितीय और प्रथम वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? खय प्रत्याहार के अंतर्गत लिख सकते हैं। खय प्रत्याहार के अंतर्गत, खय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का द्वितीय व प्रथम वर्ण आता है। इस तरह से खय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के द्वितीय व प्रथम वर्ण आते हैं। तो इस तरह से हम आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर वर्ग का पहला अक्षर आपको देखना है तो पहला अक्षर देखने के लिए हमको चय प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ेगी। जब द्वितीय प्रथम दोनों वर्ण देखेंगे तो खय होगा, यानी जब चाय पियो तो पहला, दूसरी बात चाय पी के खाना खाओ, तो यानी पहला दूसरा दोनों हो गया। तो पहला दूसरा दोनों में क्या हुआ?
खय प्रत्याहार हुआ। इस तरह से हम आप खय प्रत्याहार को सीख सकते हैं। तो चय और खय अपेक्षा करता हूँ दोनों प्रत्याहार आप सीख गए होंगे। चय में किसी और का पहला और खय में दूसरा और पहला दोनों। इस तरह से इसको आप लोग नोट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो आप लोग वास्तव में भाई कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। इस तरह से मित्रों प्रत्याहार को हम आसानी से सीख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो हमने चय कहा तो पहला, खय कहा तो दूसरा पहला दोनों आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम कहेंगे जस प्रत्याहार, कौन प्रत्याहार? जस। तो आइए भैया, चाय पिया गया, खाना खाया गया, अब जस की तरफ आए। तो आइए जश्न मनाते हैं। जश्न मनाएंगे, कहाँ से शुरू किया जाए? जहाँ से जा मिल जाए। तो आप जब पढ़ते पढ़ते जाते हैं, जा मिलता है किसमें? 10वें नंबर में। तो 10वें नंबर में जा लिखेंगे, जा, बा, गा, डा, दा, अर्थात जा, बा, गा, डा, दा। सा भी लिखना चाहिए, लेकिन सा एक इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण कभी लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए, जा, बा, गा, डा, दा, ये किसी वर्ग का चौथा अक्षर है। तीसरा क्यों? क्योंकि जैसे कहेंगे चा, छा, जा, तो देखिए तीसरा मिला। इसमें पा, फा, बा, देखिए तीसरा मिला। ऐसे ही किसी वर्ग के चौथे हैं, तीसरे वर्ण हैं। तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए, जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के तृतीय या तीसरे वर्ण आते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि वह कौन सा प्रत्याहार है जिसमें किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, तो वह कौन सा प्रत्याहार होगा? जस प्रत्याहार। अगला प्रत्याहार देखते हैं मित्रों, झस प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार है? झस प्रत्याहार। अब देखिए, झा जहां मिले वहीं शुरू कर दीजिए। तो 8वें नंबर में झा है, यहीं शुरू कर दीजिए। तो लिखा क्या जाएगा? झा, भा, यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर आएंगे घा, फिर लिखेंगे ढा, फिर लिखेंगे धा। सा को नहीं लिखा जाएगा। तो झा, भा, घा, ढा, धा। अब ध्यान दीजिएगा, ये किसी वर्ग का चौथा होगा, ये किसी वर्ग का हो जाएगा चतुर्थ वर्ण। तो यहाँ लिखा जाना चाहिए मित्रों, लिखा जाना क्या चाहिए कि झस प्रत्याहार के अंतर्गत, झस प्रत्याहार के अंतर्गत किसी भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है। तो ध्यान दीजिए, चय प्रत्याहार में पहला, खय प्रत्याहार में दूसरा पहला, जस प्रत्याहार में तीसरा, झस प्रत्याहार में चौथा। वैसे भी देखिए, जब ना समझ में आवे, जस, जा मतलब तीसरा वर्ण है, तीसरा आ गया। झा गिनेंगे, चा, छा, जा, झा, चौथा है, चौथा वर्ण आ गया। ऐसे भी इसकी पहचान हो सकती है। और ध्यान दीजिएगा, अगला प्रत्याहार है यम प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार? कुछ विद्वानों ने इसे माना है प्रत्याहार। तो यम प्रत्याहार में जब जाएंगे तो आप चलिए 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर देखेंगे, लिखा है यम, न, अर्थात अनुनासिक नासिक वर्ण है। तो ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, यम प्रत्याहार के अंतर्गत, यम प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट आपके एग्जाम से हैं, यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ तक यूपी टीजीटी और पीजीटी के संस्कृत के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी आपको होनी चाहिए। पांचवा अगर वर्ण पूछा जाए किस प्रत्याहार के अंतर्गत? यम प्रत्याहार। चतुर्थ वर्ण झस, तृतीय वर्ण जस,
ये सभी आपके 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग के अंतर्गत 5 वर्णों को हमने आपको पढ़ा दिया है। और भी कुछ प्रत्याहार है महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। आइए उन महत्वपूर्ण वर्णों को भी और प्रत्याहारों को भी जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम में 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है और 18 में भी यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो 2016 और 18 के यूपी टेट से प्रत्याहार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए चर्चा पर चर्चा कर देते हैं। वो कौन से प्रत्याहार हैं, इनकी आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। तो लिखा जाएगा उस प्रत्याहार का नाम यण प्रत्याहार। अभी भी मैंने बताया था, जब हम आप पढ़ते हैं यण संधि में सूत्र इको यणच, उसी इको यणच में एक के अंतर्गत ई उ री ली आ जाते हैं। लेकिन यण में क्या आता है, और यण संधि भी आप पढ़ते हैं तो यण संधि में देखेंगे कौन कौन वर्ण आएंगे। तो यण में देखिए यहाँ से शुरू किया जाएगा, हा को छोड़ करके। तो लिखा जाएगा या वा रा ला, या वा रा टा को छोड़ करके फिर ला लिखा गया। बाद में देखिए ड़ा है, ड़ा इत संज्ञक वर्ण है। मैंने कहा इत संज्ञक वर्ण तक जाएंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। तो इस तरह से इत संज्ञक वर्ण को छोड़ करके हमने ला तक लिखा। अब यही या वा रा ला। अब देखिए इसको और भी क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट का अगला नाम क्या है, तो कहा जाएगा यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन वर्ण या, और भी देखिए क्या बात इस बोधित किया जाता है। अंतःस्थ वर्ण क्या है और भी क्या कहा जा सकता है यण प्रत्याहार को, अंतःस्थ या ईसत् स्पृष्ट वर्ण भी आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहिए, चाहे ईसत् वर्ण स्पृष्ट वर्ण कहिए। ईसत् स्पृष्ट वर्ण से क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि ईसत् स्पृष्ट कौन कौन वर्ण होते हैं। तो यह भैया है अंतःस्थ वाला वर्णवा कौन कौन, या वा रा ला। यही या वा रा ला जो वर्ण है इसी को हम अंतःस्थ भी कहते हैं। इसी का नाम ईसत् स्पृष्ट भी है। और ये किस प्रत्याहार में आता है, यण। अब आपके एग्जाम में पूछे कि अंतःस्थ के अंतर्गत कौन सा प्रत्याहार आता है, तो अंतःस्थ या ईसत् स्पृष्ट के अंतर्गत कौन प्रत्याहार आता है, यण प्रत्याहार आता है। मित्रों अगला प्रत्याहार चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सल प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार, सल प्रत्याहार। अब ध्यान दीजिएगा, सल प्रत्याहार में क्या बातें छिपाई गई। सल कहाँ है आप देखते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर पर सा शा शा ला तक जाना है, लेकिन ला लिखना नहीं, बाद में हा भी है। कहने का तात्पर्य शा शा सा और हा, यही 4 वर्ण लिखे जाएंगे। तो लिखा क्या जाए, शा 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 और हा। तो लिखा जाएगा सल प्रत्याहार के अंतर्गत, कौन सा प्रत्याहार के अंतर्गत, सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन वर्ण। देखिए इसके कई नाम हैं, संघर्षी व्यंजन वर्ण, और क्या कहा जा सकता है, ईसत् विवृत व्यंजन वर्ण आते हैं। तो मित्रों इस तरह से सल प्रत्याहार से कई क्वेश्चन आएंगे। पूछा जाएगा सल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आता है, तो सल प्रत्याहार में शा 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 हा आते हैं। और पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सा प्रत्याहार है जिसमें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या ईसत् विवृत। तो ईसत् विवृत, संघर्षी और ऊष्म व्यंजन वर्ण ये किस प्रत्याहार में आते हैं, सल प्रत्याहार में आते हैं। 2016 के यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए
संघर्षी व्यंजन वर्ण या ईसद विवृत व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सल। अगर वही ईसद विवृत ना करके ईसत स्पृष्ट कर दे तो ईसत स्पृष्ट आएंगे किसके अंतर्गत? यण के अंतर्गत। तो यण प्रत्याहार में अंतःस्थ ईसत स्पृष्ट आते हैं, लेकिन सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म, संघर्षी और ईसद विवृत आते हैं। तो अपेक्षा करता हूँ कि जितने प्रत्याहार मैं आज लिखा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रत्याहार है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन खूब बेहतर सीख सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से क्वेश्चन कभी भी किए जा सकते हैं प्रत्याहार से, और प्रत्याहार में जितनी सूक्ष्म बातें हैं परीक्षा उपयोगी उसे हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने सीखा अभी तक कि वर्ग का पहला चय, दूसरा पहला खय, तीसरा जस, चौथा झस, किसी भी वर्ग का पांचवा यम प्रत्याहार। अगर पूछा जाए कि वास्तव में अंतःस्थ और ईसत स्पृष्ट किसके अंतर्गत? यण प्रत्याहार। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऊष्म, संघर्षी या ईसत विवृत वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो वो सल प्रत्याहार होगा। मित्रों, आइए और भी कुछ प्रत्याहार हैं उन्हें भी देखते हैं। अगला प्रत्याहार है खर प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार? खर। खर का मतलब ध्यान से देखेंगे, खा कहाँ है? यहाँ पर है। तो 11वें नंबर से खा से शुरू करेंगे, रा तक जाएंगे, लेकिन रा नहीं लिखा जाएगा और जो भी संज्ञक वर्ण है इनको छोड़ दिया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, उसके बाद का, पा, उसके बाद शा, शा, सा, और रा को नहीं लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक किसी वर्ग का दूसरा, यहाँ से यहाँ तक किसी वर्ग का पहला, और ये तीनों सा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? ये पूछा जाएगा पहला दूसरा यानी तीनों सा, ये अघोष है सघोष, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो यहाँ से देख लिया जाए, लिखा जाएगा खर प्रत्याहार के अंतर्गत अघोष व्यंजन वर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, अघोष व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इस तरह से मित्रों, खर प्रत्याहार के अंतर्गत अघोष, अघोष में कौन कौन वर्ण होते हैं? किसी वर्ग का दूसरा पहला, अर्थात पहला दूसरा और तीनों सा। तो पहला दूसरा या दूसरा पहला बात एक ही है। ये और तीनों सा यही क्या है? अघोष है। ये आपके अघोष के क्वेश्चन हिंदी में भी आते हैं कि अघोष में कौन कौन वर्ण आते हैं। तो अघोष में किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का दूसरा और तीनों सा, यही क्या है? अघोष है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला है हस प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार? हस। अब ध्यान दीजिएगा, हस कहाँ शुरू किया जाए? जहाँ पांचवा नंबर है वहाँ देखिए हा, और ध्यान दीजिए जब गड 10, यहाँ देखिए बड़ा सा आपका तालब सा है जो इत संज्ञक वर्ण है। तो आप लोग हा से शुरू कीजिए और सा तक जाएंगे, लेकिन सा नहीं लिखेंगे, उसके पहले वाले वर्ण को लिखेंगे। तो लिखा क्या जाएगा? हा, या, वा, रा, ला, न्या, मा, ङा, ड़ा, ना, झा, भा, घा, ढा, धा, उसके बाद जा, बा, गा, डा, दा। कहने का मकसद ये है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका अंतःस्थ हो गया, ये आपका ऊष्म सा हुआ और सॉरी हा हुआ, और ये आपका किसी वर्ग का यहाँ से पांचवा हुआ, और ये यहाँ से किसी वर्ग का चौथा हुआ, और ये यहाँ से किसी वर्ग का तीसरा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि जब अघोष के अंतर्गत किसी वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा हो गया, तो सघोष में क्या होगा? जब पहला दूसरा हो गया, बचा क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा,
और क्या, आपके अंतः सहित और हा वर्ण। कहने का मकसद ये, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो लिखा जाएगा हस प्रत्याहार के अंतर्गत घोष या सघोष, इसे सघोष कहा गया, सघोष व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इस तरह से मित्रों अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सघोष में या घोष में कौन प्रत्याहार आता है, तो उसमें हस प्रत्याहार आता है। अगर कोई पूछे अघोष में कौन प्रत्याहार आता है, तो अघोष में कौन आता है, खर आता है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन कभी किए जाएंगे तो प्रत्याहार से इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब भी आएंगे बनाने के नियम में इतने प्रत्याहार आएंगे। बाकी आप समझ गए होंगे और भी प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जितने प्रत्याहार अभी तक बनाए हो उसके आगे थोड़ा सा एक नोट मार के पॉइंट किया जाए। आइए उसकी भी चर्चा थोड़ी कर देते हैं। कभी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जरा बताइए संस्कृत में प्रत्याहार कुल कितने होते हैं, तो वास्तव में कभी भी क्वेश्चन किया जाए तो संस्कृत में प्रत्याहार होते हैं 42। कितने होते हैं? 42। तो अंतिम पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर नोट में लिखा जाएगा प्रत्याहारों की कुल संख्या 42। 42 को कहते हैं द्विचत्वारिंशत्। द्वि माने दो, चत्वारिंशत् माने 40, 40 में 2 जुड़ गया तो कितना हो गया? 42। तो इस तरह से प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है? 42। तो इस तरह से प्रत्याहार को अपेक्षा करता हूँ आप लोग सीख चुके होंगे। और आज की क्लास यहीं तक। आगे की क्लास और भी हम सीखेंगे कि संस्कृत में व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और संबंधित जो भी आपके प्रयत्न होते हैं इन सभी, और उच्चारण स्थान संबंधी ये सारी क्लास हम लोग सीखेंगे और क्रम से सीखेंगे। आप लोग अपने नोट्स में इसको बनाते रहिएगा। एक एक क्लास को हम लोग पुनः प्रस्तुत करेंगे। हमारी टीम के द्वारा जो भी क्लास आपको बेहतर दी जा रही हैं उसको आप लोग पढ़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद।